चलिए, सबसे पहले क्या होता है, आप देखे होंगे। हाँ, सबसे पहले कल लास्ट डे जो पढ़ाया था उससे ही स्टार्ट करता हूँ। तो कल हम आज जो फर्स्ट डे ये लेक्चर देख रहे हैं उनको थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम आएगा। हाँ, कुछ डाउट है क्या? हाँ, तो हमने देखा था लास्ट टाइम हमने देखा था कि अंदर के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से बराबर फोर्स से खींचा जाता है। देखा था ना? देखा था ना? हाँ, और बाहर के मॉलिक्यूल जो फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होता है, दिस इज फ्री सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस। फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है अरे ये, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आ रही सर। कुछ प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, तो फ्री सरफेस पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था। फ्री सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स होता है ना? यस सर। और जो बीच में होता है, जो इनसाइड द लिक्विड होता है, उसमें बैलेंस फोर्स होता है। हमने ये ऑलरेडी देख लिया है ना? ड्यू टू दिस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, कई बार आपको छोटे से ट्यूब में, यू ट्यूब शेप का ये ट्यूब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं ना। इस तरह के ट्यूब में छोटे जो नैरो ट्यूब्स हैं, इसमें कई बार इस तरह का सरफेस, टॉप सरफेस इस तरह का दिखता है, अंदर जो फ्लूइड होगा, बट फ्री सरफेस एलिवेटेड होगा। तो देखा है आपने? और कई बार, सॉरी ये डिप्रेशन है और दिस इज एलिवेशन। कई बार ऐसे एलिवेटेड भी होगा। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? ये क्यों होता है? व्हाई दिस इज सो? ऐसा क्यों होता है? अनबैलेंस। हाँ, अनबैलेंस फोर्स क्यों है? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कारण। तो सरफेस टेंशन में सिर्फ कोहेसिव फोर्स का इंपॉर्टेंस है, बट ये जो एलिवेशन है, कर्टन्स को हटा दीजिए, ये जो एलिवेशन है एंड डिप्रेशन है, इसके लिए दोनों रीजन है, कोहेसिव और एडहेसिव दोनों रीजन है। देखो अब ध्यान से, इस केस में ध्यान से सुनो, नोट कर लेना। इस केस में भी दोनों कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों एक्ट हो रहा है, बट एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव से। अब ध्यान समझो, इस केस में देखो, एडहेसिव फोर्स किसके बीच में लगेगा? एडहेसिव फोर्स लगेगा दिस, मान लो जब जो फ्लूइड है, फ्लूइड और ग्लास के बीच में, क्योंकि वो एडहेसिव फोर्स मैंने बताया था टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। कोई डाउट? एडहेसिव फोर्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कौन सा है? या फ्लूइड एंड दिस ग्लास, यही ग्लास है ना? हाँ सर। हाँ, तो फ्लूइड और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वह ज्यादा है इस केस में, फर्स्ट वाले केस में। ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाले केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव फोर्स है। दिस इज कोहेसिव फोर्स, सी। तो कोहेसिव फोर्स कम है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा? ग्लास के कारण, ग्लास और मॉलिक्यूल में फोर्स ज्यादा है, इसलिए ग्लास के साथ चिपक के ऊपर उठ गया। क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड। अब देखो सेकेंड केस, देखो सेकेंड केस में, देखो सेकेंड केस में, देखो इस केस क्या बता रहा हूँ। सेकेंड केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव फोर्स। ठीक है?
कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मींस मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है ग्लास और फ्लूइड के बीच से। इस कारण से क्या हो रहा है, वह फ्लूइड की तरफ ज्यादा बेंड हो गया है, दिख रहा है ना, डिप्रेशन हो गया। देखो फ्लूइड की तरफ ज्यादा आने की अट्रैक्शन है कि नहीं है? हाँ सर है। फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह ज्यादा होगा और इसमें कुछ इस तरह ज्यादा होगा। देखो ना, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है कि नहीं, और इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब ये सर जो एलिवेशन है और डिप्रेशन है, जो एलिवेशन और डिप्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या टूल यूज करेंगे, कैसे कैसे मतलब दिखाएंगे कि कितना एलिवेशन है और कितना डिप्रेशन है। इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट एक टर्म है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं? अरे लॉकडाउन हुआ तो अच्छा हुआ ना? नहीं सर। नहीं क्यों? सर बाहर घूमने नहीं मिलते। बाहर घूमने नहीं मिलता, बाहर से ज्यादा घर में देखो ना, घर में घूमने का मौका मिला ना, पढ़ाई से छुट्टी मिला ना, अपने मन के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को मैं मान लो फाई से दिखलाता हूँ। किससे दिखलाता हूँ? फाई से। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है दोस्त, ध्यान से सुनो। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, और एक बात और ध्यान रखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जो लाइटली सुन रहे हैं अपने कान खड़े कर लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन, सुनो ध्यान से, एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखना है तो लिख लो एक बार जल्दी से, स्लो स्लो बोल रहा हूं। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन, पहले समझ लो फिर लिखना। पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो, पहले समझो। पेन ड्रॉप कर दो, फिर से मैं लिखवा दूंगा, पेन ड्रॉप करो, समझो। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ ग्लास, देखो ये सरफेस है ना ग्लास का, है ना, इसमें यह सरफेस ऑफ ग्लास है ना, देखो ये सरफेस ऑफ ग्लास है ना, बिटवीन सरफेस ऑफ ग्लास, बिटवीन सरफेस ऑफ ग्लास टू दी, है ना, समझ रहा है ना, टेंजेंट ड्रोन ऑन द फ्री सरफेस। देखो ये देखो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया फ्री सरफेस, ये ऐसे था ना, देखो फिर से नया बना रहा हूं, देखो ये ऊपर की तरफ एक था और एक नीचे की तरफ था। जो नीचे की तरफ था, जो ये था, सॉरी एक ही बना दिया, सॉरी इसको हम लोग कनकेव और कन्वेक्स की तरफ बोलते हैं, इसको हम कन्वेक्स बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। देखो निकला हुआ है ना, कन्वेक्स है। क्या है? कन्वेक्स सरफेस है। देखो एग्जाम में टेक्निकल टर्म यूज होगा, कन्वेक्स लिखा होगा। कन्वेक्स। और यह कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस। तो कन्वेक्स वाले केस में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट समझा रहा हूँ लेकिन तो पीछे से ले चल रहा हूँ। कन्वेक्स वाले सरफेस पे क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा, एडहेसिव फोर्स कम। और कनकेव वाले सरफेस पे क्या हो रहा है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा और कोहेसिव फोर्स कम। यह दोनों पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट पे सबसे पहले फ्री सरफेस से टेंजेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। देखो दिस इज फ्री सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस। इस पे टेंजेंट हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो टेंजेंट ड्रोन इज दिस इज टेंजेंट, हियर दिस इज फ्री सरफेस, हियर दिस इज फ्री सरफेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंगल टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस इज दिस। ड्रॉ कर दिया ना, तो टेंजेंट ड्रॉ करना सीखे, सीखे ना जी। अरे घटिया तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं? यस सर। अरे घटिया तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसे तो नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ। अब देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। अब देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट फिर से स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट बनाना सीख गए ना। अब देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ द ग्लास, ये सरफेस ऑफ द ग्लास है,
टू दी टेंजेंट ड्रोन, मतलब यह ध्यान से देखो, अभी ड्रॉ किया, दिस इज 5, दिस इज 5। इस केस में, अब इस केस में सरफेस ऑफ द ग्लास टू टेंजेंट ऑफ द फ्री सरफेस, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, ध्यान से, एक और फॉल्ट होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे। अब ध्यान से देखो कहाँ मिस्टेक होगा इस केस में। अब इस केस में देखो सर ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे, दिस इज सरफेस ऑफ द ग्लास और दिस इज टेंजेंट, तो ये इसको भी तो बना सकते थे, देखिए आप तो इसको बना रहे हैं, तो उसमें एक टर्म लगा दो फ्रॉम इनसाइड। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है फ्रॉम इनसाइड लेते हैं, आउटसाइड नहीं लेते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे लेते हैं? इनसाइड लेते हैं, आउटसाइड नहीं। तो फिर से मैं डिफाइन करता हूं, अब लिख लो, अब लिख लो जल्दी से, समझ में आ गया होगा, अब लिख लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट is the angle between, angle of contact is the angle between surface of the glass, surface of the glass to the tangent drone, to the tangent drone, to the tangent drone। लिख लिए? फ्रॉम इनसाइड लिख लो, फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, नोट हो गया? अब दो तरह का आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट मिल रहा, चाहे कई बार तीन तरह का मिलेगा, एक और बना लो। इसमें न एलिवेशन है और न डिप्रेशन है, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है। तो तीन तरह का एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, एक 90 डिग्री के साथ, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, मिलेगा ना? हाँ। जो 90 से ज्यादा हो एंगल उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। वन सेकेंड, वन सेकेंड। बोलिए सर। हाँ नमस्कार, बोलिए ना सर। जी 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 बताइए ना। जी सर लॉकडाउन के बाद सर थोड़ा सा फिर से आप थोड़ा सा हम जब बिजी ऑनलाइन लेक्चर में हूँ अभी भी, सर आज प्लीज आप सर अभी आधा घंटा और लेक्चर चलेगा, आधा घंटा बाद आप कॉल कीजिए ना प्लीज। मैं मुझे बुरा फील हो रहा है, आपने कई बार कॉल किया है, मैं पिक नहीं कर पाया हूँ, आई एम फीलिंग सैड, इसलिए आप अभी पिक करके आप प्लीज आधा घंटा बाद कीजिए ना प्लीज, मैं लेक्चर में हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, कई बार आपका कॉल मिस हुआ है इसलिए, हाँ नहीं कई बार आपका कॉल मिस हुआ है इसलिए मुझे भी बुरा लग रहा है, प्लीज आप हाफ एन आवर बात कर लीजिए सर प्लीज। हाँ थैंक यू। हाँ तो दो एक तीन तरह का एंगल मिला, तो एक्यूट एंगल किस केस में होगा? एक्यूट एंगल किस केस में होगा माय फ्रेंड? एग्रेसिव फोर्स ज्यादा होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इन एक्यूट, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट व्हेन ऑप्शन इस तरह से दिया रहेगा। तो एंगल ऑफ तो व्हेन कनकेव सरफेस बनेगा, जब कनकेव सरफेस बनेगा तो एंगल ऑफ, तो एक बार अगर लिस्ट बना ले इसको, अगर लिस्ट कर ले एक साथ तो अच्छा रहेगा, हम लोग लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है? लिस्ट कर लेते हैं सब चीज का। तो हम देखते हैं कि कनकेव सरफेस होगा, कनकेव सरफेस होगा, लेक्चर अपलोड करेंगे? तो लेक्चर अपलोड करेंगे ना? हाँ करूंगा, लेकिन देखिए ना एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा ना, यस। और एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव से, है कि नहीं? होगा कि नहीं? कोहेसिव फोर्स से। ये तीनों पॉइंट आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, और इसके कंट्रेरी जब कन्वेक्स बनेगा,
एक्यूट नहीं बनेगा, एब्ट्यूज बनेगा, और कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा एडहेसिव फोर्स से। क्लियर है कि नहीं? ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या जब कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों बराबर हो, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स दोनों बराबर हो, देन एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 होता है, राइट एंगल। जब कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स और बराबर एडहेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 90। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सर। क्लियर अब सर। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह जो 90 डिग्री का एग्जांपल है हुए इन प्योर वाटर एंड ग्लास। जब एकदम 100% प्योर वाटर एंड ग्लास होगा, जब 100% प्योर वाटर और अगर प्योर ग्लास के साथ अगर मिलेगा तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा, मतलब कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स बराबर होगा। क्लियर है? व्हेन इम्प्योर वाटर, मैं कह रहा हूं इम्प्योर वाटर एंड ग्लास मिलेगा तो कनकेव सरफेस बनेगा। क्या बनेगा? कनकेव सरफेस बनेगा। जब वाटर एंड Hg मर्क्यूरी मिलेगा, जिसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, तो कन्वेक्स सरफेस बनेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सर अब तक कॉन्वेक्स में क्या इम्प्योर? हाँ, देखो ना, इम्प्योर एक एग्जांपल दिया, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। एक एग्जांपल दिया है कनकेव का, कनकेव का दिया है, और गंदा पानी, पानी में कुछ इम्प्योरिटीज मिला हुआ है। आप ऐसे भी देखेंगे, थोड़ा गंदा पानी लेके अगर ग्लास में देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार कॉर्नर कॉर्नर से पानी थोड़ा उठा हुआ है। देखेंगे कभी? अभी घर में जाइए और अपना नॉर्मल पानी लीजिए, थोड़ा गंदा होगा नहीं, और उसको थोड़ा सा यूज, एक काम करो ना, एक गिलास ले लो जो बहुत साफ ले लो, एकदम साफ करके उसको सुखा के फिर पानी डालो, साफ पानी। और एक ले लो थोड़ा गंदा गिलास रखो और फिर उससे पानी रखो, और दोनों को देखो। आप अभी अपने घर में करके देख लो, दोनों को देखो ग्लास में, तो वो देखिएगा जो गंदा वाला ग्लास है ना, उसमें पानी थोड़ा सा उठा हुआ है, साइड से एलिवेटेड है। क्लियर है? तो कनकेव का एग्जांपल क्या हुआ? इम्प्योरिटीज वाटर एंड ग्लास के केस में कनकेव सरफेस बनेगा। क्लियर है? कन्वेक्स, यस सर। कन्वेक्स के लिए Hg मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब कनकेव, इसका मतलब कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मर्क्यूरी। क्लियर है? मर्क्यूरी इन ग्लास। डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये हमने अब तक क्या जो पढ़ा उसमें जो पहले डाउट है तो बताइए, अब तक जो भी डाउट है तो बताइए। अब हम देखेंगे सरफेस टेंशन या एंगल ऑफ कांटेक्ट वेरी कैसे करता है, क्या क्या टर्म है, क्या क्या कंडीशन है जिसमें वेरी करता है। क्लियर है? क्लियर है? यस। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज लिख लीजिए। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज बढ़ाने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताया हूं। जैसे पानी में आप अगर नमक मिला देते हैं, पानी में अगर नमक मिला देते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लीजिए। तो बताइए, समुद्र का पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा या नदी का पानी का ज्यादा होगा? समुद्र के। समुद्र का। समुद्र। समुद्र क्योंकि सॉल्टी होता है। ठीक है, तो लिखिए ये नमक NaCl, नमक मिलाने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल उसका नजदीक नजदीक आ जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है? सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर तो फिर केरोसिन डालने पे कैसे घटता है सरफेस टेंशन? केरोसिन डालने पे घट जाए, मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिए, अभी बताता हूँ। केरोसिन डालने पे, डिटर्जेंट डालने पे, ये सब डालने से घट जाता है। लिख लो, जो भी, जो लिख लो, पहले लिखो फिर बताता हूँ। फिनोल, डिटर्जेंट, ये सब से सरफेस टेंशन घट जाता है। लिख लो, और भी एग्जांपल लिख लो, डिटर्जेंट, फिनोल, लिख लिए।
लिख लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर रहे हैं? हाँ हाँ, इनसोल्यूबल प्योरिटीज ये दोनों था। अब इनसोल्यूबल प्योरिटीज हम मैं डाल दूं अगर, तब भी सरफेस टेंशन घट जाएगा। क्लियर है? कॉमन साल्ट, सॉल्ट मिलाने से, सॉल्ट की तरह इम्प्योरिटीज मिलाने से बढ़ेगा, है ना? हाँ, सर आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। और ऑलराइट, थोड़ा रुक जाता हूँ और रिपीट कर देता हूँ कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, अब ठीक हो गया होगा। सॉल्ट ऐड करने से सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। डिटर्जेंट, फिनॉल, ये केरोसिन, ये सब करने से घट जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? और इनसोल्यूबल करने से, इनसोल्यूबल करने से क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है? इनसोल्यूबल करने से घट जाएगा। घट जाएगा। इतना क्लियर है? अब प्रेम पूछ रहा है क्यों, देख लो यहाँ, सुनो ध्यान से। अब बताओ ये सरफेस टेंशन और ये सब क्यों होता है? कोहेसिव और एडहेसिव कोहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन मैंने बताया स्पेशली कोहेसिव फोर्स के कारण। सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। अब क्या होगा, जो भी सॉल्ट, डिटर्जेंट, ये सब जब भी आप मिला डालते हैं तो इसके वाटर मॉलिक्यूल, मान लो वाटर का एग्जांपल लिया तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएगा सॉल्ट, डिटर्जेंट, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ये सब आ जाएगा ना? आ जाएगा ना? आ जाएगा ना जी? सॉल्ट तो सोल्यूबल है। अरे तो सॉल्ट salt soluble तो मॉलिक्यूलर फोर्स है। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फोर्स, दिस इज अ मॉलिक्यूलर फोर्स। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फोर्स माय फ्रेंड। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे तो आ जाएगा ना? हाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में तो आएगा ना यार? डिसॉल्व होने के बाद में दिस इज अ मॉलिक्यूलर फोर्स, यह बहुत छोटे लेवल का फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैंने बताया था ना? तो उसके बीच में आ जाएगा। जब बीच में आ जाएगा तो सॉल्ट का, डिटर्जेंट का प्रॉपर्टीज कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा ना, है कि नहीं? तो बीच में जब आ गया तो कई बार जैसे सॉल्ट है तो सॉल्ट जो है उसका अपना जो एडहेसिव प्रॉपर्टीज होगा तो वह ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उसके बीच में आने के कारण वह बढ़ा देगा, डिटर्जेंट घटा देगा। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल जो होता है दूर दूर होता है, देखते हैं, एक्सपैंड करेगा। 1 सेकंड। क्लियर है? प्रेम आंसर मिला आपको? नहीं सर, और एक बार बताइए ना, पूरा अरे जरा कुछ क्लियर नहीं नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो सॉल्ट क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गया ना? हाँ सर। तो सॉल्ट, डिटर्जेंट या जो भी इम्प्यूरिटीज सब अलग अलग इम्प्यूरिटीज है, जब अलग अलग इम्प्यूरिटीज है तो उसका जो अपना प्रॉपर्टीज होगा वह भी तो इफेक्ट करेगा ना दोस्त। हाँ सर। सॉल्ट है, उसका अपना, सॉल्ट के साथ वाटर का क्या प्रॉपर्टीज है, अब डिटर्जेंट का वाटर के साथ क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे आपको क्वेश्चन था कि सॉल्ट बढ़ाए तो बढ़ गया, डिटर्जेंट बढ़ाए डाले तो घट गया, क्योंकि सॉल्ट और वाटर का अपना प्रॉपर्टीज अलग है, डिटर्जेंट एंड वाटर का अपना प्रॉपर्टीज अलग है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स है। हाँ सर। तो सॉल्ट और वाटर जब मिला है तो कोहेसिव फोर्स बढ़ गया है, क्योंकि सॉल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है, और डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर जाता है, तो सरफेस टेंशन घटाएगा। क्लियर है? हाँ सर। सॉल्ट बढ़ा देगा क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं करेगा, वह दूर फेंकेगा। मतलब डिटर्जेंट, समझ में आ रहा है ना, वाटर को नजदीक, मतलब कम फोर्स से खींचेगा, दूर नहीं फेंकेगा, कम फोर्स से खींचेगा। ठीक है? जी सर। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में खुद आ गया तो वाटर का अपना सरफेस टेंशन तो घटा ही देगा। अब डिपेंड करता है कि अपना इसका प्रॉपर्टीज वाटर के साथ कैसा है, सॉल्ट, डिटर्जेंट और इनसोल्यूबल सब्सटेंस का, तो उसके कारण डिपेंड करेगा कि सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा। क्लियर है? यस कुछ समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि जो भी मिल गया, कुछ भी मिल गया तो बढ़ना चाहिए, कुछ भी मिल गया तो घटना चाहिए, उसका अपना प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है क्या मिलाया गया है। क्लियर है?
Yes, sir. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। जो बोल रहा हूँ ना, अंडर एस्टिमेट मत करो, स्टार मारो। यही सब आप जब एग्जाम देंगे जेई का, एनडीए का, तो क्वेश्चंस आएगा और फिर मुंह बना के चले आएंगे। समझ में आया? ओके। तो इसको एकदम नोट कर लो, यही सब क्वेश्चंस आता है और बाद में तुम लोग भूल जाते हो और फिर या तो बोलोगे पढ़ाया नहीं गया या तो फिर बोलोगे नहीं आता। चलो अब टेम्परेचर लिखो, टेम्परेचर का इफेक्ट। अब सबसे पहले ये बताओ कि पानी गर्म करने से कपड़ा क्यों धुलता है? गर्म पानी से आप दाग छुड़ाते हैं ना, पानी गर्म करके आप कपड़ा धुलते हैं ना कि दाग चला जाए। यस। क्यों? गर्म पानी से सरफेस टेंशन घटता है। देखो जब भी सरफेस टेंशन घटेगा ना तो आपका कपड़ा साफ होगा। जैसे डिटर्जेंट मिला है तो कपड़ा साफ होता है, तो डिटर्जेंट सरफेस टेंशन घट रहा है ना। यस सर। वेरी गुड। उसी तरह गर्म पानी करने से, याद रखना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जिससे भी कपड़ा साफ होगा उसका सरफेस टेंशन घटेगा। जैसे डिटर्जेंट, कपड़ा साफ होता है तो घटेगा। क्लियर है? Yes, sir. फिर गर्म करने से, पानी गर्म किए, वाटर जब हम गर्म करते हैं तो सरफेस टेंशन घटता है, लिख लो। अब कई बार एग्जाम में भी ये भी पूछ सकता है कि हॉट वाटर इज यूज टू रिमूव स्ट्रेन। गर्म पानी जो है वह दाग छुड़ाने के काम आता है। क्यों? उसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस होगा। उसमें एक होगा ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। तो सही क्या मारोगे? डिक्रीज। डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आंसर्स देना है। Yes, sir. ठीक है, एक और डबल स्टार ट्रिपल स्टार मारो, एक और लाइन लिख लो। सरफेस टेंशन जीरो कब होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो कब होता है? हाँ, अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घट रहा है, और बढ़ा दिया और घट गया, और बढ़ा दिया और घट गया, और बढ़ा दिया और घट गया। कभी जाकर के जीरो हो जाएगा, कभी जाकर के जीरो हो जाएगा। जीरो कब होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर पे। जीरो कब हो जाएगा? जीरो कब होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर। अब तक मैंने जो कई सारे पॉइंट्स लिखाया वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे। यस। चलिए, अब एक होता है कैपिलरी राइज। अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या देखा कि अब जो पॉइंट लिखाया वो लिख लिए ना। हाँ। माय फ्रेंड, मैं अलग से पूछ लेता हूँ क्योंकि प्रेम है, ओमकार है, रंजीत, विराज, संयम, अक्षित, भावेश, नंदन, अनुराग, ये सबको समझ में आ रहा है? रोहित, अभय, ऋग्वेद, आ रहा है ना? सबको आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं ना यार मुझे आप कुछ बोलते नहीं है। 4-5 लड़के हैं जो बोलते हैं और कुछ बोलते नहीं। तो मुझे एक तो लेट आते हैं। 50 जब मैं स्टार्ट किया था तो 12, 13, 14 बच्चे थे, अभी 18 बच्चे हैं। कभी 20 हो जाता है, कभी कुछ आप लोग मूवी देखने के लिए आते हैं, कभी लेट आ गए, कभी जल्दी आ गए। तो मालूम है लगभग 12:30 से मैं आता हूँ और शाम में 7 या 8 बजे से आता हूँ। घर में लिंक देख लेना है, क्या दिक्कत है? यही टाइम है, तो टाइम पे आना है। और क्योंकि आप लेक्चर से अगर अटेंड नहीं करेंगे शुरुआत में, मैंने एक ही बात बताया, डेली नहीं करेंगे और शुरुआत से नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा। अब कोहेसिव फोर्स क्या है, एडहेसिव फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, नहीं समझ में आया। और कैपिलरी राइज में पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है। अगर आप नहीं कोऑपरेट करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखो, अब मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है जान के। सबसे पहले अब हमने पढ़ा है, अब तक पढ़ लिया है कि ये क्यों लिक्विड एलिवेट क्यों हो गया या डिप्रेशन क्यों में क्यों चला गया, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कितना हुआ। दिस इज कॉल्ड राइज, दिस इज कॉल्ड राइज, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज क्यों बोलते हैं इसको? व्हाई दिस इज कैपिलरी राइज? क्योंकि कैपिलरी ट्यूब में राइज ज्यादा होता है। किसमें ज्यादा होता है? कैपिलरी ट्यूब। ये दिस इज कैपिलरी ट्यूब, जो आप टेस्ट ट्यूब करते हैं ना लैब में टेस्ट, दिस इज कैपिलरी। तो कैपिलरी ट्यूब जो होता है पतला सा, एकदम पतला सा ट्यूब होता है, जो कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। तो कैपिलरी जितना ज्यादा यह नैरो होगा, देखो एक मैं पहले ही बताता हूँ। एक मैंने ले लिया सेम मटेरियल ग्लास का बड़ा सा और उसमें वाटर डाल लिया, और एक नैरो सा मैंने ले लिया उसी मटेरियल का, और उसमें भी वही वाटर डाल लिया। ध्यान से सुनो। तो इसमें मान लो एलिवेशन जो है यह ज्यादा होगा
और इसमें एलिवेशन जो है एकदम कम होगा, एकदम कम होगा। क्लियर हो रहा है? काय समझ में आ रहा है? काय आप पढ़ने नहीं आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, म्यूट कर लेना है अगर डिस्टर्ब करना है। ध्यान से, अब मैंने पहले एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये दोनों एग्जांपल को ध्यान से देखिए। दोनों एग्जांपल में सेम ग्लास, ग्लास सेम है और फ्लूइड भी सेम है, ग्लास सेम है और फ्लूइड भी सेम है। क्लियर है? यस सर हाँ, लेकिन देख रहे हैं राइज अलग अलग हो रहा है भाई। एक में ज्यादा उठ रहा है, एक में कम उठ रहा, एक में ज्यादा उठ रहा है, एक में कम उठ रहा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, कैपिलरी राइज जो है वह शेप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये कितना ज्यादा नैरो है उतना ही ज्यादा राइज होगा, जितना ज्यादा नैरो होगा उतना ही ज्यादा राइज होगा। इसलिए इसका नाम कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी राइज है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब जो होता है नैरो होता है और नैरो में ही यह ज्यादा उठता है, इसलिए ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। क्लियर हुआ? तो इस राइज को क्या बोलेंगे? कैपिलरी राइज। क्या हाँ कोई डाउट है तो पूछिए। यस, कोई डाउट है? बोले कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज राइज। तो कैपिलरी राइज किसमें होगा? जितना ज्यादा नैरो होगा उतना ज्यादा होगा। मटेरियल पे और फ्लूइड पे तो डिपेंड करेगा ही, बट दिस विल आल्सो डिपेंड अपॉन साइज शेप साइज एंड शेप शेप। मतलब साइज और शेप क्या मतलब? उसमें भी एक ही चीज, कितना ज्यादा वो नैरो है। क्लियर है? अब हम कैपिलरी राइज का पूरा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है? कैपिलरी राइज का पूरा डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने से पहले उसका एक्सप्रेशन मैं लिख देना चाहता हूं, ठीक है? क्या होता है फार्मूला? किसी को याद है कैपिलरी राइज का फार्मूला? हाँ सर, H is equals to 2t cos theta upon rho rg वेरी गुड। क्या होता है? 2t cos theta upon rho rg। अच्छा, ये 11th से पढ़ना था क्या? नहीं सर, 12th में। 12th तो 11th वाले बच्चे कैसे बोल रहे हैं? सर हमने नहीं तो बोला। बोला 12th वाले हाँ, 12th इन्होंने है बोला सर। 12th वाले ने बोला। अच्छा, 12th वाले बोले रोजी, वेरी गुड। तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं 12th वाले को? अभी जो मैंने कंडीशन बताया वो सब आपको याद नहीं होगा ना, टेम्परेचर का और इसका। हाँ, तो बहुत सारा चीज देखते रहिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यह डेरिवेशन होता है, इसको हम डिराइव करेंगे। इसको क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। सबसे पहले आज सिर्फ इसको समझ लेते हैं क्या है। यहाँ टी है सरफेस टेंशन, टी है सरफेस टेंशन। क्या टी क्या है? सरफेस टेंशन। इसको ना फाई से दिखा लो, क्योंकि कैपिलरी राइज को हम लोग फाई से दिखाए हैं। दिस फाई इज क्या है? फाई एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट फाई इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। फाई है एंगल ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट। फाई है एंगल ऑफ कांटेक्ट। रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द, हाँ, अरे यहाँ एच लिख दिया, सॉरी, रेडियस। आर इज रेडियस, आर इज रेडियस। रेडियस किस चीज का जी? रेडियस किस चीज का? बताओ, यही रेडियस। ये कितना नैरो है, यही रेडियस, इसका रेडियस। यहाँ पे सीधे आर लिख देता हूं, डायमीटर की तरह नहीं देखिए, इसको रेडियस की तरह देखिए, ठीक है? दिस रेडियस, ये बीच से होगा, ठीक है? दिस इज रेडियस। आर इज रेडियस। मैंने पहले ही बताया था, इसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, तो यह रेडियस होगा। दिस इज कैपिलरी राइज। H इज इक्वल टू 2t cos थीटा। रो डेंसिटी हो गया, रो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हो गया। रो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया। रो हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्लियर है? यह फॉर्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिए। H इज इक्वल टू 2t cos फाई रो जी आर, आर रो जी, जो भी आप इजी होगा याद करना, आर रो जी, ठीक है?
अब तक जो भी पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है तो बताइए। दे दीजिए थोड़ा। अब तक जो भी है उसको बताइए। दे दीजिए अभी सबने अभी दे दीजिए। अब तक जो भी पढ़ाया है उसको डाउट है तो बताइए। नो डाउट। कोई भी डाउट नहीं है। इसका डेरिवेशन हम कल करेंगे, ठीक है। ओके सर। कुंदन सर 2 लेक्चर्स, कुंदन सर कल और आज, कल भी एक लेक्चर डाले हैं और आज भी एक लेक्चर डाले हैं मैथमेटिक्स का। देखिए आप लोगों ने बोला था नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाइए, आप सब लोग सुन रहे हैं, तो मैंने बढ़ा दिया है। अब आपका काम है उसको मेंटेन करना। अब 2 लेक्चर मैथमेटिक्स का ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर नहीं करेंगे तो टीचर्स तो अपलोड करता चला जाएगा और आपका छूटता चला जाएगा, बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा। आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, टीचर्स का एफर्ट डाल रहा है लेकिन आपको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। आप मूवी देखते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, इसलिए उसको कवर कीजिए। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कवर करना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का शायद 4 लेक्चर हो गया, लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होने वाला होगा।